वेलकम टू वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे, जो टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था। वहां तक हम लोगों ने फीमेल के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, ओवल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग चर्चा करेंगे भैया फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। देखिए, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन लिखा है, कॉपुलेशन के दौरान पेनिस द्वारा सीमेन वेजाइना में छोड़ा जाता है। देखा होगा, जब कोई मेल फीमेल से मुलाकात करता है, उस कंडीशन को बायोलॉजी की भाषा में कॉपुलेशन कहते हैं, याद रखना। जब कोई मेल फीमेल से मुलाकात करता है, मतलब सेक्सुअल के दौरान, तो जो पेनिस द्वारा जो सीमेन होता है, मैंने कहा था मेल में जो स्पर्म होता है भैया, उसमें सीमेन भी होता है, और सीमेन के साथ साथ क्या पाया जाता है, स्पर्म मतलब शुक्राणु भी पाया जाता है, और वेजाइना में छोड़ा जाता है। देखा होगा, जो शुक्राणु होते, जो स्पर्म होते हैं, कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, ये वेजाइना में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन मोटाइल स्पर्म तेजी से तैरते हुए सर्विक्स से होकर यूट्रस में प्रवेश करते हैं और अंत में फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में तक पहुंचते। मैंने पिछली क्लास में आपको फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम दिखाया था। मैंने कहा था फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, कि स्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम होता है। अब जो वेजाइना के माध्यम से जो स्पर्म होते हैं, वेजाइना के माध्यम से जो शुक्राणु होते हैं, ये फीमेल में कहां पहुंचते हैं, प्रवेश करते हुए ये सर्विक्स के रास्ते से यूट्रस में प्रवेश करते हैं, और अंत में कहा जाता है भैया फैलोपियन ट्यूब में। मैंने बोला भाई फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो ये बात आपको पता होगी, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। और ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में एम्पुला तक क्या होता है, बोलो, पहुंचता है। इस कंडीशन में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन नलिका में, और वेजाइना के माध्यम से यूट्रस में प्रवेश करते हुए एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में एम्पुला तक पहुंचने का कार्य करता है। भैया ये बात क्लियर हो गई। फिर लिखा ओवरी से निकला हुआ एम्पुलरी स्टमक जंक्शन एम्पुला तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होता है। भाई इधर से वेजाइना के माध्यम से शुक्राणु पहुंच रहा है, उधर फैलोपियन ट्यूब से भैया क्या पहुंच रहा है, उधर ओफिम्ब्री से ओवा आया। ठीक है, ओवा फिम्ब्री से, ओवरी से ओवा निकला, और ओवा कहां तक पहुंचा भैया, लिखा है एम्पुला तक पहुंच जाता है, जहां फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है यदि ओवम स्पर्म दोनों एक ही समय में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में मुलाकात करें। याद रखना भैया, फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ओवरी से ओवा और ठीक है यहां से स्पर्म दोनों एक साथ मुलाकात करते हैं, तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। और ये फर्टिलाइजेशन कहां होता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में, एम्पुला में क्या होता है भैया, फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी, मैंने फैलोपियन ट्यूब में बताया था कि ओवरी से एक फिम्बरी, एक कैरेक्टर होता है, इसे फिम्बरी बोलते हैं, और यहीं से क्या होता है, हो जाता है। ठीक है ना भाई। तो ये कहानी आपको समझ में आगे लिखा है। यही कारण है कि कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन व प्रेगनेंसी की स्थिति में नहीं पहुंचता है। याद रखना, लिखा है यही कारण है कि सभी कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन व प्रेगनेंसी की स्थिति में नहीं होते। एक स्पर्म का एक ओवा के साथ फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सिंगल ओवा मिलेगा और सिंगल स्पर्म मिलेगा, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बात क्लियर हो गया भैया, सामने आपके लिए एक स्पर्म का एक ओवा के साथ फ्यूजन, सिंगल स्पर्म हो, सिंगल ओवा, और उसके साथ फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात समझिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म एग की जोना पैलुसिडा लेयर को कांटेक्ट में आता है। मतलब जो ओवा होता है, और जैसे ये ओवा है मान लो भैया, और इस ओवा की लेयर है जोना पैलुसिडा। इस ओवा की लेयर का नाम क्या है, जोना पैलुसिडा।
लेयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आया तथा मेम्ब्रेन में बदलाव इंड्यूस करता है, और जिसे एडिक्शन स्पर्म का प्रवेश रुक जाता है। अब सिंगल स्पर्म, जैसे मान लो अंदर एक से अगर एक स्पर्म इंटर कर गया और इसी ओवा की जो लेयर होती है, और ये लेयर कैसी हो जाती है भैया, हार्ड हो जाती है, और फिर जो होता है स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। वही लिखा है यह मेम्ब्रेन में बदलाव को इंड्यूस करता है, जिससे जो एडिशनल स्पर्म का प्रवेश रुक जाता है। जो और सारे स्पर्म होते हैं वो ओवा में नहीं पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो सिंगल स्पर्म ओवा से फर्टिलाइज करता है, ये बात आपको ध्यान समझना पड़ेगा कि सिंगल ओवम होगा और सिंगल स्पर्म में आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे। बहुत सारे स्पर्म सिंगल ओवा से फर्टिलाइजेशन कभी भी नहीं हो सकता है, ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात समझिए, लेकिन इससे सुनिश्चित इंश्योर हो जाता है कि ओवम को केवल एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है, और स्पर्म की जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कराने से एक्रोसोम का सिक्रीशन में सहायता करता है। एक्रोसोम क्या है, ये स्पर्म में जो हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बोलो, एक्रोसोम के नाम से जाना जाता। तो याद रखना ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें मिडिल में क्या होता है बोलो, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और लास्ट में क्या होता है, टेल होती है, पूंछ होती है, ठीक है ना भाई। तो यही लिखा है स्पर्म को जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कराने में एक्रोसोम का सिक्रीशन में क्या होता है भैया, ये क्या करता है बोलो, सहायता करने में मदद करता है। दूसरा लिखा है स्पर्म का प्रवेश सेकेंडरी oocytes के मियोटिक डिवीजन को इंड्यूस करता है, ठीक है, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में भी अनइक्वल होता है। इसके फलस्वरूप एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक हैप्लॉइड ओवम ऊटिड बनता है। याद रखना भैया, एक सिंगल क्या होगा, इसमें पोलर बॉडी बनेगी, याद रखना, ठीक है ना। तो ये लिखा है स्पर्म का प्रवेश जो होता है ये सेकेंडरी oocytes के मियोटिक डिवीजन को क्या करता है, इंड्यूस करता है, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल होता है, और इसके फलस्वरूप एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक हैप्लॉइड मतलब एन और डिप्लॉइड 2n हो जाएगा। याद रखना, ये क्या बनाता है भैया, ऊटिड बनाने का कार्य करता है। क्लियर हो गया भाई। दूसरी बात लिखा है जल्दी हैप्लॉइड स्पर्म एवं ओवम फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करता है। डिप्लॉइड मतलब 2n का निर्माण करता है। एक हैप्लॉइड स्पर्म और ओवम फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करता है, और जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, याद रखना, और जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाती है। याद रखो, इसी स्टेज में शिशु के सेक्स को डिसाइड करता है। मैंने कहा था भैया ये शिशु का जो बच्चे का सेक्स होता है ये किस पर निर्भर करता है, ये फादर पर निर्भर करता है। किस पर करेगा, फादर पर। लेकिन याद रखो इसी स्टेज में मतलब ये क्रोमोसोम की संख्या जब 46 होती है, इसी स्टेज में क्या होता है, शिशु के जो सेक्स डिसाइड करने में क्या करता है भैया, हेल्प करता है। ये बात क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात क्या लिखी है, लिखा फीमेल में क्रोमोसोम का पैटर्न XX और मेल में XY होता है। मैंने बहुत बार बोला कि XX और XXXY, XX और XY ये तीन में एनिमल्स में होता है। एक होता है ड्रोसोफिला में, किस में होता है बोलो, एक होता है ड्रोसोफिला में, और एक इसमें होता है मैमल्स में, और एक इसमें होता है कॉक्सीनिया में। याद रखना, कॉक्सीनिया में होता है। तो डीएमसी का मतलब होता है ड्रोसोफिला, M का मतलब होता है मैमल्स, और C का मतलब क्या होता है बोलो, कॉक्सीनिया में। तो फीमेल में क्रोमोसोम का पैटर्न XX और मेल में XY होता है, और फीमेल द्वारा बनने वाली सभी हैप्लॉइड ओवम जो गैमीट में सेक्स क्रोमोसोम मतलब XX दर्शाता है। याद रखना,
तो XX और XY क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? ये मैमल्स में तो हम लोगों में तो होता ही होता है, ये ड्रोसोफिला में भी हो सकता है, ये ड्रोसोफिला में भी हो सकता है, ये मैमल्स में भी हो सकता है और ये कोक्सीनिया में भी हो सकता है, तीनों में हो सकता है। ड्रोसोफिला, मैमल्स और कोक्सीनिया में पाया जाता है। लेकिन फीमेल में क्रोमोसोम का पैटर्न XX और मेल में क्या होता है? XY होता है। कहने का मतलब फीमेल में क्या होगा बोलो? XX होता है और मेल में क्या होगा बोलो? X और Y होता है। देखिए ना भाई, दूसरी बात समझिए, मेल गैमीट स्पर्म में 6 क्रोमोसोम X या Y में होंगे, इसलिए 50% स्पर्म X सेक्स क्रोमोसोम और 50% स्पर्म Y सेक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं। ठीक, तो ये बात समझना चाहिए कि 50% जो शुक्राणु होते हैं ये X सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और 50% वाले कैसे होते हैं? ये Y सेक्स क्रोमोसोम वाले। मैंने कहा था शुक्राणु लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हैं, मिलियंस की संख्या में जाते हैं, एक बार में लाखों करोड़ों की संख्या में, जिसमें 60% जो होते हैं भैया मोर्टेलिटी वाले, बढ़िया स्पर्म। ठीक है ना भाई, तो इसमें वही लिखा है कि 50% स्पर्म XX क्रोमोसोम और 50% ये किसमें होते हैं? Y सेक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं। लेगा इस प्रकार स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के फलस्वरूप बनने वाले जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम की संभावना XX या XY होती है। तो याद रखना, स्पर्म में होता है, अंदर तो ओवा में तो सिर्फ और सिर्फ XX होता है। याद रखना भैया, ओवा में क्या होगा? XX होगा और स्पर्म में क्या होगा बोलो? X और क्या होगा बोलो? Y होगा। इसके फलस्वरूप बनने वाले जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम की संभावना XX या XY होगी। जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम XX, XY यह इस बात पर निर्भर करता है कि ओवम फ्यूज होने वाला स्पर्म X है या Y। ये इसी बात पे निर्भर करेगा कि ओवम में अगर X वाले ने फर्टिलाइज हुआ तो XX बन जाएगा, कंडीशन क्या होगी? फीमेल होगी। अगर ओवम से Y वाला भैया फर्टिलाइज हुआ तो याद रखना, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? XY बनेगा। मतलब ये चांस होते हैं बोलो मेल बनने में होता है। अगर XX बनता है तो ये क्या बनता है बोलो? फीमेल के चांसेस ज्यादा होते। ठीक है ना, तो XX क्या बनेगा भैया? लड़की बनेगी और XX क्या बनेगा? ये लड़का बनेगा। तो वही बात लिखिए, इस प्रकार स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के फलस्वरूप बनने वाले जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम की संभावना XX या और क्या हो सकती है? XY होगी। जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम XX होंगे या XY, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ओवम से फ्यूज होने वाला स्पर्म X है या कैसा है भैया? या Y है। इस बात पर यह निर्भर करता है। क्लियर हो गई कहानी आपको? दूसरी बात समझिए, लेगा XX वाले जाइगोट फीमेल बेबी में डेवलप होते। बिल्कुल सही बात, मैंने वही तो भी बात बोली कि XX वाले जो जाइगोट होते, XX वाले जाइगोट होते भैया, ये किसमें बनेगा? फीमेल बेबी में डेवलप होंगे। जबकि XY वाला जाइगोट होगा, ये XY वाला जाइगोट होगा, XY वाला जाइगोट क्या बनेगा? ये बॉय बेबी बनता है। याद रखना, ठीक है ना। अगर XX वाला तो बेबी गर्ल होगी, बेबी फीमेल होगी। और याद रखना, अगर XY वाला होगा तो बेबी कैसा होगा भैया? वो भैया बॉय होगा। इसलिए साइंटिफिकली कह सकते हैं कि बेबीज के सेक्स का निर्धारण उसके फादर द्वारा होता है, ना कि मदर के द्वारा। ये बात मैंने आपको कितनी बार बोली है कि लड़का पैदा होना या लड़की पैदा होना यह सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है, फादर पर निर्भर करता है, और इसमें किसी का भी कोई भी योगदान नहीं हो सकता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखा होगा पहले के जमाने में महिलाएं बहुत प्रताड़ित की जाती है। अगर लड़की पैदा होती थी तो लोग मोहल्ले वाले जो महिलाएं होती थी भैया हमेशा फीमेल को दोषी ठहराते थे।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखना, लड़का पैदा होना या लड़की पैदा होना यह सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है? यह सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है, बोलो, फादर पर निर्भर करता है, बाकी किसी का भी कोई भी योगदान नहीं होता है। दूसरी बात समझिए, लेकिन जाइगोट जैसे इस तमस से यूट्रस की ओर मूव करता है, जो जाइगोट होता है, जाइगोट ये इस्तमस से यूट्रस की रास्ते में, यूट्रस में मूव करता है, मियोटिक डिवीजन वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं से मियोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है और यह 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल से बनता है। मैंने कहा था 1 सेल बनी, 2 सेल बनी, 4 सेल बनी, 8 बनी, 16 बनी, 32 बनी, 64 ऐसे सेल्स में, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ब्लास्टोमियर के नाम से जाना जाता है। और 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को मोरिला स्टेज कहते हैं। यहां तक 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाले जो एम्ब्रियो होता है और उसमें क्या होता है, क्या होता है बोलो? मोरुला स्टेज आती है। याद रखना, 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो में कौन सी स्टेज आती है? मोरुला स्टेज आती है। आगे लेकर मोरुला लगातार डिवाइड होते रहता है और जैसे जैसे यूट्रस की ओर बढ़ता है यह ब्लास्टोसिस्ट में चेंज होने लगता है। यही जो मोरुला स्टेज होती है, समझना मेरी बात, यही मोरुला लगातार क्या होती है? डिवाइड होती रहती है और जैसे जैसे यूट्रस की ओर बढ़ता है यह ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर आउटर लेयर में अरेंज होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। यही जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, यही ब्लास्टोमियर आउटर लेयर में अरेंज हो जाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं बोलो? इन्हें ट्रोफोब्लास्ट के नाम से, इन्हें ट्रोफोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। लिखा है ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा सेल का इनर ग्रुप इनर सेल मास कहलाता है। इसी ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा हुआ सेल ये इनर ग्रुप इनर सेल मास कहलाता है और ट्रोफोब्लास्ट लेयर अब एंडोमेट्रियम में चिपक जाती। यही ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती, यही ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ये एंडोमेट्रियम की लेयर में चिपक जाती है और इनर सेल मास एम्ब्रियो से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ये इनर सेल मास ये एम्ब्रियो से क्या हो जाते हैं बोलो? अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना भाई? दूसरी बात क्या है? लेगा चिपकने के बाद यूट्राइन सेल तेजी से डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है और इसके फलस्वरूप ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धंस जाते। यही जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, यही ब्लास्टोसिस्ट ये एंडोमेट्रियम के यूट्रस में धंस जाते हैं, लेयर में धंस जाते हैं और यूट्राइन एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट के एम्बेडेड होने को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन क्या है? तो याद रखना, यूटेराइन एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट के एम्बेडेड होने को इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में यह धीरे धीरे भैया यह प्रेगनेंसी का रूप धारण कर लेती है। और ये समझ जाना भैया, ये धीरे धीरे किसका रूप धारण कर लेती है? ये प्रेगनेंसी का रूप धारण कर लेती है। ये आपका डायग्राम बना हुआ समझिए, देखिए ये ओवा में ये उसकी लेयर है, जोना पेलुसिडा नाम की लेयर है। इस लेयर का नाम क्या है बोलो? उस लेयर का नाम जोना पेलुसिडा। ये मान लो ओवा में और ये स्पेस है और ये क्या है मान लो यहां से ये शुक्राणु आ रहे हैं। ठीक है, ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है और जैसे इसमें यही शुक्राणु आते हैं ये क्या करते हैं? ये चारों तरफ से आ रहे हैं, इसमें से एक ही शुक्राणु क्या करेगा भैया? एक ही शुक्राणु यहाँ पे एंटर करेगा, एक्स वाला करेगा। ये ओवम में अंदर एक्स होता है, अगर एक्स वाला कर जाएगा तो याद रखना एक्स एक्स करेगा तो क्या करेगा बोलो? फीमेल करेगी और एक्स वाई करेगा तो क्या करेगा बोलो? ये मेल होगा और इसमें से जो 50% स्पर्म होते हैं वो मोर्टेलिटी वाले होते हैं, याद रखना, और 50% एक्स वाले होते हैं और 50% क्या होते हैं? वाई वाले होते हैं। ये तरीके से बाई चांस इसका प्रोसेस होता है, याद रखना। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन ये हमेशा 50-50% चांसेस रहते, याद रखना इनकी। 50% लड़का होने के चांस रहते, 50% फीमेल होने के चांसेस रहते। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी।
एक ये देखिए बना हुआ है, ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है, ये सिंगल सेल बनी, इसमें शुक्राणु आया, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, यहां पर 2 सेल्स बनी, यहाँ पे 4 सेल बनी, और मैंने कहा था 8 सेल वाली स्टेज को क्या कहते हैं, मॉरुला स्टेज कहते हैं। जो 8 सेल वाली स्टेज होती है, और इस स्टेज को किस नाम से जानते हैं, मॉरुला स्टेज के नाम से जानते हैं। देखिए ए वाला, बी वाला, सी, डी, ई, एफ, इस तरह से क्या होता है, ये इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है भैया, निर्माण हो जाता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म जो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ी, मानव के प्रजनन में जो हम लोगों ने ये पूरी जो कहानी पढ़ी हम लोगों ने, ठीक है ना, तो ये पूरी आपने कहानी पढ़ी। तो ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन की आपने ये पूरी क्या पढ़ ली, कहानी पढ़ ली, याद रखना भैया। और इस स्टेज को ठीक इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, इस तरह से प्रेगनेंसी होती है भैया, ठीक है, ये पूरी कहानी आपने पढ़ ली है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया, उस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो चीजें एक बार रिसाइकल करेंगे। समझिएगा आप कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना कहां से और कब आती है, कितना आती है, ये बात समझिए। ये देखिए, लेकिन कॉपुलेशन क्वाइटस में पेनिस से स्पर्म वैजाइना जाता है। कहा जाता है भैया, पेनिस ये वैजाइना में ट्रांसफर होता है, याद रखना। और हमने कहा था इसमें से 50% स्पर्म कैसे होते हैं, फर्टिलाइजेशन वाले होते हैं, ठीक है, एक्स होते हैं भैया, यही लिखा है। मोटाइल स्पर्म तेजी से तैरते हुए इसी सर्विक्स से होकर यूट्रस में प्रवेश करते हैं, और अंत में फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में एम्पुला तक क्या होता है भैया, पहुंच जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ओवरी से निकला हुआ ये कहां पर मुलाकात करता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक पहुंच जाता है, और यही से याद रखना भैया, यही से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यही से फर्टिलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात समझिए, यही कारण है कि सभी कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, और एक स्पर्म एक ओवा के साथ ही फ्यूजन होता है, एक स्पर्म एक ओवम के साथ ही फ्यूजन होता है, और इसे क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन को फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वन स्पर्म का वन ओवम से मिलना, एक स्पर्म का एक ओवा से मिलना क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा है, दूसरी बात लिखी है, लिखा है फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म एग की एक लेयर होती है, और इस लेयर का नाम होता है जोना पैलोसिडा के कांटेक्ट में आता है, और मेम्ब्रेन में बदलाव को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, जिससे एडिशनल स्पर्म का प्रवेश क्या होता है भैया, एडिशनल स्पर्म का प्रवेश ये रुक जाता है। क्लियर होगी बात। और इसे इंश्योर होता है कि ओवम को लेकर एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करता है। स्पर्म में एक लेयर होती जेना पैलुसिडा, ठीक है ना, वो ओवम होती है, और ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है, और एक्रोसोम जो होता है, और यही जो एक्रोसोम होता है इसमें क्या लगा होता है भैया, कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है स्पर्म में, और मिडिल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और टेल होती है, पूंछ होती है। स्पर्म का डायग्राम आपको मैंने पिछली क्लास में दिखाया था, और वही टेल के माध्यम से इसमें क्या होता है, ठीक है, उसी टेल के माध्यम से इसमें मूवमेंट होता है, याद रखना, ठीक है, इसी पूंछ के माध्यम से इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक, यही लिखा है। सारी कहानी आपको मैंने पढ़ा दी। आगे लिखा है, स्पर्म का प्रवेश सेकेंडरी oocytes के मियोटिक डिवीजन को इंड्यूस करता है, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल होता है। इसके फलस्वरूप एक सेकेंड पोलर बॉडी तथा एक हैप्लॉइड ओवम जो ऊटिड बनता है। दूसरा लिखा है, इससे सुनिश्चित हो जाता है
कि ओवम को लेकर एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है। स्पर्म को जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ओवम को साइटोप्लाज्म में प्रवेश कराने से एक्रोसोम का सिक्रीशन करने में क्या होता है भैया, ये मदद करता है। ठीक है ना, तो ये सारी कहानी आपने पूरी पढ़ ली है भैया। तो इस तरह से आपका एनसीईआरटी का जो तीसरा टॉपिक था उस टॉपिक का नाम क्या था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। ये टॉपिक आपको खत्म हो चुका है। अब सवाल जो अब कैसे क्वेश्चन पकड़ना है, आप देखिए शुरू से बता दूं जो मेनली सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएगा। फर्स्ट जैसे फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, स्पर्म और ओवम का मिलना फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया कि फर्टिलाइजेशन गैमीटोजेनेसिस क्या है, गैमीट के बनने को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अगर पूछा जाए इंसेमिनेशन क्या, तो इंसेमिनेशन क्या है, जब कोई मेल अपने स्पर्म फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर करता है, जब कोई मेल अपने शुक्राणु फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर करता है, इस कंडीशन को इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो पूर्तिया टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे भैया वो चौथा टॉपिक होगा एनसीईआरटी। ठीक है ना, तो ये सारी कहानी अब कैसे कैसे सवाल बनेंगे। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, मीनार्ची बोलेंगे। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलेंगे, मीनोपॉज बोलेंगे। ठीक है, ओवर कब कब बनता है याद रखना, जिस दिन से फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाती है, इसके 14वें 15वें और 16वें दिन क्या होता है, ओवा निकलने के चांसेस क्या होते हैं, याद रखना 14वें 15वें 16वें दिन ओवा निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इस कंडीशन को ओवल्यूटरी फेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोगों ने गेस्टेशन पीरियड पढ़ा। ठीक है, हम लोगों में कितने दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है, पूरी ये कहानी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है ना, इम्प्लांटेशन क्या होता है, स्पर्म के बारे में पढ़ा। स्पर्म में जो हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, एक्रोसोम होता है। भी मिडिल पीस में स्पर्म में क्या होता है, तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ी। तो इस तरह से आपका ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक खत्म हुआ है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू, धन्यवाद।